दस पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तीता। हम इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें तत्वों को हम लोग इधर 4 ब्लॉक में बांट के पढ़ाई कर रहे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसमें एस ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं आवर्त सारणी में और उस वर्गों को क्या क्या कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग उसको क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। आज हमको पढ़ना है पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक के तत्वों के अभिलक्षण देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो क्या होते हैं, कैसे उसको हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों का मतलब ये है कि यदि हम क्या करते हैं, कोई तत्व लेते हैं और उस तत्व, जैसे हम कार्बन की बात करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमारा 6 होता है। अब इस तत्व का क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो ये हो जाता है 1s2, ये हो जाता है 2s2 और ये हो जाता है 2p2। तो आने वाला जो क्या होता है, हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है भाई, पी उपकोष में प्रवेश कर रहा है। इस कारण कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, पी उपकोष के अंतर्गत इसको रखते हैं, या पी उपकोष का तत्व कहा जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है और आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं या पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब दूसरा भी क्या कर सकते हैं, इसमें उदाहरण ले सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं भाई, मान लेते हैं आर्गन का ले लेते हैं। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाता है हमारा 6, 3s2 और 3p कितना हो जाता है हमारा, 2 4 6 10 हो गया 10, और यहाँ पर 18 कर रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा। इसको गिन सकते हैं भाई आप, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन भर रहा है। मैं आपको अबाउ का नियम भी बताया था। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन, 2 12 और ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन था, वो कंप्लीट हो गया। और देख रहे हैं कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है किस में प्रवेश कर रहा है, पी उपकोष में प्रवेश कर रहा है। इसलिए हम लोग आर्गन को भी किसके अंतर्गत रखते हैं, हम लोग पी उपकोष के अंतर्गत रखते हैं। तो परिभाषा ये कहता है, यदि किसी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए और आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करे, अगर एस में प्रवेश करे तो एस कक्षक का तत्व कहलाता है, पी उपकोष में प्रवेश करे तो पी उपकोष का तत्व कहलाता है, अगर डी में करे तो डी उपकोष का कहलाता है। चूँकि हम लोग पी उपकोष पढ़ रहे हैं तो बोल सकते हैं वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वो पी ब्लॉक के क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। तो इसे इस प्रकार से क्या किया जा सकता है भाई, परिभाषा लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट तो लिख सकते हैं वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम पी ब्लॉक के क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं भाई कि वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि किस में प्रवेश करता है, पी उपकोष में प्रवेश करता है, तो हम क्या कहते हैं, उसको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं या पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हो, कार्बन हमारा कौन सा ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। क्यों, क्योंकि आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है, पी उपकोष में प्रवेश कर रहा है। आर्गन की बात करें तो आर्गन का आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है भाई, हमारा पी ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए वो पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और भी हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण रख सकते हैं। जैसे नियान की बात करें, नियान क्या होता है भाई, 1s2, 2s2, 2p कितना होता है, 6 होता है। तो आप देख रहे हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर रहा है, अर्थात नियान भी हमारा किस ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आता है, पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत आता है।
अब आपको ये भी पता है कि पी जो ब्लॉक होते हैं उसमें हम बात करें पी उपकोष का, तो पी उपकोष में टोटल जो है हमारे 3 कक्षक आते हैं और इन 3 कक्षक में हम क्या कर सकते हैं, हम 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं इसमें भर सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर ये जो हमारे पी ब्लॉक होते हैं उसको 6 ग्रुप में बांटते हैं, जिसका ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर कितना तक, 18 तक के जो तत्व आते हैं। ग्रुप नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया और 17 हो गया। तो इतने ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो तत्व हैं उन तत्वों को हम क्या कहते हैं भाई, पी ब्लॉक के क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और ये जो 6 ग्रुप बटा है, कितने ग्रुप, 6 ग्रुप, 1 2 3 4 5 और 6, जो 13 से लेकर के कहाँ तक आता है हमारा, 18 तक आता है। वो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि चूँकि पी हमारा उपकोष होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें 6 भर सकते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के आधार पर पी ब्लॉक के तत्वों को 6 ग्रुप में क्या करते हैं हम लोग बांटते हैं। और आप देखेंगे या पीरियोडिक टेबल में देखे हैं कि हमारा जो पी ब्लॉक के जो तत्व है उसके अंतर्गत कितने ग्रुप रखा गया है, 6 ग्रुप को रखा गया है, जो 13 से स्टार्ट होता है और 18 तक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो टोटल इसमें ग्रुप की संख्या कितना होता है भाई हमारा, 6 होते हैं। ठीक है, 13 1 हो गया, 14 2 हो गया, 15 3 हो गया, 16 4 हो गया, 17 5 हो गया और 18 कितना हो जाता है, 6 ग्रुप होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और 18वें समूह को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, शून्य वर्ग, या इसी को शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है, जो हम पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गया आपका पी ब्लॉक से संबंधित कुछ क्या हो गया, जानकारी। अब हम क्या करते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों के क्या क्या लक्षण होते हैं उसको हमको देखते हैं। तो क्या क्या लक्षण होता है, कुछ लक्षण मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाते वक्त ही बता दिया था कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है। तो उनमें से हम कुछ क्या करते हैं अभी लक्षण यहाँ पर देखते हैं भाई, ये यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसी में से हमको क्या करते जाना है, देखते जाना है। ये लिखा है पी ब्लॉक के तत्वों के क्या देखना है हमको, अभी लक्षण देखना है। पहला दिया है कि पी ब्लॉक के तत्व में धातु अधातु दोनों तत्व या दोनों प्रकार के तत्व क्या हैं, शामिल है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो पी ब्लॉक हम लोग देख रहे हैं इस ब्लॉक में दोनों प्रकार के तत्व शामिल है। मतलब इसमें धात्विक तत्व भी आता है ना, धातु युक्त तत्व आता है। उसके अलावा इसमें अधातु तत्व भी क्या किए जाते हैं, आते हैं। तो इसमें धातु वाले भी तत्व हैं, अधातु वाले तत्व हैं और साथ में उपधातु वाले भी क्या होते हैं, इसमें तत्व पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत भाई, हमारा पी ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक है, तो दोनों थे। जैसे इसमें हमारा एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम कैसा है, हमारा धात्विक तत्व है, इसे हम लोग बोल सकते हैं। एल्युमिनियम कैसा है भाई, हमारा धातु है जो कि धातु गुण को करता है। अधातु की बात करें तो कार्बन है, बोरान है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब हमारे क्या होते हैं, अधात्विक तत्व होते हैं। और अगर हम उपधातु की बात करें तो एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सब हमारे क्या होते हैं, उपधातु के अंतर्गत आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उस पी ब्लॉक के तत्वों में आपको सभी प्रकार के तत्व देखने को मिलते हैं। उसमें धातु युक्त तत्व देखने को मिलता है, अधातु वाले तत्व भी देखने को मिलता है और उपधातु वाले तत्व भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसमें सभी प्रकार के तत्व, धातु वाले, अधातु वाले, उपधातु वाले सभी प्रकार के तत्व देखने को मिलते हैं। और ऊपर से नीचे आने पर इनके गुण क्या होते जाते हैं भाई, बदलते जाते हैं। बहुत सारे गुण बदलते हैं, मैं पहले भी बताया हूँ कि जैसे हम बैगन आलू गाजर की बात करें, बैगन आलू गाजर इंडियन थाली की बात करें, ये हमारे क्या है, पी ब्लॉक के एक तत्व वर्ग दिया गया है। अगर इसकी अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व में अगर ऊपर से नीचे आते हैं या किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार धीरे धीरे क्या होते जाता है भाई, बढ़ते जाता है। अर्थात नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। और इसका मतलब ये है कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से निकल जाता है। और जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो धातु गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, है ना।
या बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं भाई? कि ऊपर से नीचे आने पर आपका आकार क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं, जिससे नाभिक की और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी बढ़ते जाते हैं और इस वजह से वहाँ से आकर्षण बल इसके कम होते जाते हैं। इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतने ही आसान हो जाते हैं। इस कारण से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। लेकिन अगर इसी को हम लोग दाएँ से बाएँ की बात करें, किसकी बात करें? दाएँ से अगर हम बाएँ की बात करते हैं तो उस स्थिति में थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे हम बोरान के बाद जाएं, बोरान के बाद कौन आता है? कार्बन, कार्बन के बाद आता है हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन होता है। तो अगर हम दाएं से बाएं चलते हैं, दाएं से नहीं बाएं से दाएं चलते हैं, तो उस स्थिति में भी मैं आपको बताया था कि बाएं से क्या करने पर भाई? दाएं चलने पर आपका आकार धीरे धीरे क्या होते जाता है? छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है। तो उस स्थिति में अगर बाएं से हम क्या करते हैं? दाएं चलते हैं, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होते जाता है? आपका धीरे धीरे कम होते जाता है। तो उस स्थिति में वो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं। तो उस स्थिति में धात्विक गुण क्या होता है? दाएँ से बाएँ जाने पर कम होता है, लेकिन अधात्विक जो गुण होता है वो क्या होते जाता है? इसमें बढ़ते जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दाएं से बाएं जाने पर अधात्विक लक्षण बढ़ते जाते हैं और धात्विक लक्षण क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। उसी प्रकार ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं और अधात्विक लक्षण क्या होते जाते हैं? आपके कम होते जाते हैं। आप थोड़ा इसको ध्यान रखना भाई, दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? अधात्विक लक्षण बढ़ेगा, तो धात्विक लक्षण क्या होगा? कम होगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक लक्षण बढ़ेगा, अधात्विक लक्षण कम होगा। और कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों बढ़ता है, तो बताना कि ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होते जाता है? आपका क्रमशः बढ़ते जाता है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो बढ़ते जाता है, जिससे आकर्षण बल कम होते जाता है और इलेक्ट्रॉन निकालना वहाँ से आसान हो जाता है। और जो जहाँ से जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धातु गुण को प्रदर्शित करता है। फिर बताना कि दाएँ से बाएँ जाने पर क्या होता है? आकार छोटा होते जाता है। आकार छोटा होने से क्या होता है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और जो ग्रहण करता है वो अधातु के नाम से जाना जाता है। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण क्या होते जाता है? आपका बढ़ते जाता है। तो इस तरीक़ा से हम पहला पॉइंट को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, बताया जा सकता है भाई। और भी बहुत सारे चीज़ हैं जो हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। सेकेंड नंबर की बात करें तो इन तत्वों की यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। क्या प्रकृति के होते हैं भाई? सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजी का मतलब जानते हो, हमारे जो रसायन विज्ञान है उसमें बहुत सारे यौगिक बनता है। सहसंयोजी का मतलब हम समझते हैं फिलहाल। सहसंयोजी का मतलब ये होता है साझा करके बंध बनाना, उसको सहसंयोजी बोलते हैं। साझा करके बंध बनाना मतलब जैसे यहाँ पर कार्बन है, कार्बन हमारा अधातु है। अब एक लुईस साइंटिस्ट है जिसका नाम लुईस है, उन्होंने बोला है कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षक में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उनकी संयोजकता होता है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, तो इसको 2 और कितना लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर? 4। जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप 2, 8, 8, 18, 18, 32 वाला देखे थे पहले, उसको अप्लाई करेंगे इस तरीक़ा से। और अगर भरना रहेगा आपको कक्षा में तो फिर वो अब बाउ का जो रूल है उसको फॉलो करेंगे, 1:2:2p वो वाला को फॉलो करेंगे भाई, है ना। तो यहाँ पर क्या है? कार्बन के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यही उसका क्या कहलाता है? हमारा संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना, या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यही उसका संयोजकता कहलाता है। तो उस संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए जो हमारा लुईस थे, उन्होंने क्या किया? अपना एक प्रतीक दिया। ये हमारा क्या होता है? प्रतीक होता है। वो ये बोलता है कि जिसके अंतिम कक्षक में जितना भी इलेक्ट्रॉन हो उसको बिंदु के रूप में क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। वो लुईस प्रतीक कहलाता है। अब वो लुईस प्रतीक होता है तो हम लोग ऐसे क्या कर दिए? उसको दर्शा दिए। अब मान लो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? बंध बनाता है। किसके साथ भाई? हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है, उस हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर हम लोग इसको बढ़िया से कर देते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? हमारा 1 होता है, आपको पता है। मतलब उसके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो अपना क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ये हो गया इसका, ये हो गया और ये हमारा हो गया इसका। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास भी कितना होता है? हमारा 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इनका ये दोनों क्या करता है? साझा करता है। साझा क्यों करते हैं भाई? ताकि हम 18वें समूह के जैसा बन सकें, है ना, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान और रेडान होता है।
इन्हीं के जैसा बनने के लिए, क्योंकि इनके ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें हीलियम अपवाद है। बाकी सब में क्या है हमारा ऑक्टेट क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण क्या होता है, इसके जैसा बनने के लिए बाकी तत्व या तो इलेक्ट्रॉन लेन देन करते हैं या तो साझा करते हैं। तो हम साझा की बात कर रहे हैं। आपको हाइड्रोजन को किसके जैसा बनना है, हीलियम के जैसा बनना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, वो साझा करता है। किसके साथ साझा करता है भाई, वो साझा करता है आपका कार्बन के साथ। तो कैसे साझा करता है, ये साझा कर लिया, ठीक है, ये 2 का साझा कर लिया, ये साझा कर लिया और ये साझा कर लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, साझा हो रहा है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जा रहा है, 2। साझा मतलब क्या होता है, बराबर की हिस्सेदारी। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जितना 4 हाइड्रोजन है, जिसके अंतिम एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, साझा किया, तो हीलियम के जैसे बन गया भाई। किसके जैसा बन गया, वो हीलियम के जैसे बन गया। अब देखो कार्बन के पीछे पहले 4 था, बट वो 4 हाइड्रोजन के साथ क्या किया है, साझा किया है, तो उसका 8 हो गया। क्यों, 2 2 4 2 6 और ये 2 8 हो गया। और हाइड्रोजन इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो साझे से बन रहा है। क्या बन रहा है, साझे से, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन सामने वाला का उतना इलेक्ट्रॉन हमारा। तो वह बन या वह यौगिक जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के साझे से बनता है या इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है, वही क्या कहलाता है, हमारा सहसंयोजी यौगिक या सहसंयोजी प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यदि यौगिक 2 तत्व या 2 से अधिक तत्वों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके साझेदारी से बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं ज़्यादातर आपके क्या बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक ही बनाते हैं। ऐसा नहीं कि प्योर बनाते हैं भाई, ये केमिस्ट्री है ना, इसमें एक्सेप्शनल भरा रहता है। तो सहसंयोजी यौगिक ज़्यादातर बनाते हैं, नहीं तो 17वें समूह के जो तत्व हैं वो तो आपका आयनिक यौगिक बनाते हैं भाई, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। लेकिन ज़्यादातर मुख्यतः बोल रहा है, मुख्यतः ये क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। और सहसंयोजी बंध क्या होते हैं भाई, सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं भाई, तो 2 या 2 से अधिक तत्व जब इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं, और साझा करके जो यौगिक बनाते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, है ना। और बंध जो बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। हम सब पढ़ने वाले हैं आगे, है ना, पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। फिलहाल क्या था, इसलिए हम लोग जो है उसको कर लिए। और सहसंयोजी में दोनों परमाणु का बराबर का हक रहता है। जैसे हम लोग अपने गांव में क्या करते हैं, बेंट खरीदना है और एक एक जने खरीदना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, पैसा मिलाते हैं ना। जो भी खेलने वाले बच्चे हैं वो लोग क्या करते हैं, पैसा मिलाते हैं, और पैसा मिला के क्या करते हैं, मान लो हमको 200 रुपये में बेंट खरीदना है, तो 10 बच्चे मिल गए तो कितना कितना मिलाएंगे हम लोग भाई, 10 दूनी 20, 20 रुपये मिलाएंगे और 20 रुपये मिला के एक बैट खरीदेंगे। तो उस बैट में क्या होगा, सभी 10 बच्चे का साझेदारी होगा। एक बच्चे का भागीदारी जितना उस बैट का है, वैसे ही 10 बच्चे का क्या होगा, उस बैट में क्या होगा, साझेदारी होगा, हिस्सा होगा। वैसे यहाँ पर भी होता है, और वही क्या कहलाता है, आपका सहसंयोजी बंध कहलाता है भाई। तो ये हमारा दूसरा अभिलक्षण हो गया। हम चलते हैं तीसरा अभिलक्षण की ओर। तीसरा अभिलक्षण क्या है, अधिकांश तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अधिकांश तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कहने का मतलब ये है, परिवर्ती मतलब बदलने वाला, ऑक्सीकरण अवस्था एक में स्थिर नहीं होता। ऑक्सीकरण अवस्था मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब ये है कि कोई तत्व कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उनको हम लोग चार्ज से दर्शाते हैं, है ना। मान लो हम बात कर रहे हैं कि कार्बन, मान लो, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो उसको कितने से करेंगे, +4 से शो करेंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो केमिस्ट्री में जो देता है उसको प्लस से दर्शाते हैं। मान लो क्या करता है, कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी दूसरे से एक्सेप्ट करता है, तो उसको -4 से दर्शाया जाता है। तो यही +4 या -4 क्या कहलाता है, उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। मतलब कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन देकर या जितना इलेक्ट्रॉन ले करके अपने अष्टक को क्या करता है, 18वें समूह के जैसा पूर्ण करता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन लेता है, या ये बोल सकते हैं कि कोई तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, अपने अंतिम में 8 को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या जितना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, उन्हीं को उनका क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसका ऑक्सीकरण -4 होगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका ऑक्सीकरण कितना होगा, +4 होगा। तो ये उसका ऑक्सीडेशन होता है। और पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो आपके क्या करते हैं, ज़्यादातर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका एक ठो ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होता है, एक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होता है, बल्कि वो कई ठो ऑक्सीकरण अवस्था बदलते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन।
आपने ऑक्सीजन देखे होंगे, ऑक्सीजन की बात करें इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा 8 होता है। तो ये बेसिकली -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है 8 है और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 और कितना लिखते हैं 6 लिखते हैं। तो अपने अंतिम कक्षक में 8 को पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करते हैं ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितने होते हैं भाई -2 होते हैं। लेकिन उसके अलावा ये कई यौगिक में -2 के अलावा -1 और +1 भी दर्शाते हैं। जैसे अगर यहीं पर हम क्या कर देते हैं OF2 कर देते हैं, OF2 करते हैं ना, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता से कहीं ज़्यादा क्या होता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होता है। तो उस स्थिति में ये हमारा F और ये होता है F, तो ये क्या करता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, शक्ति फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। इस कारण से क्या होता है ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है और 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर +2 दिखाता है। देखो अभी कितना दिखा रहा था वो -2 किस में दिखाएगा पानी में दिखाएगा। जैसे H और OH है, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसमें -2 हो जाता है। कितना दिखाता है -2। लेकिन OF2 में कितना दिखा रहा है +2। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं HO और H हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसको बोलते हैं, इसमें क्या करता है हमारा ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन दिखाता है, तो यहाँ पर -1 दिखाता है। तो एक ही देखो कितना दिखा रहा है पानी में -2 दिखा रहा है, OF2 में +2 दिखा रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में -1 दिखा रहा है। तो एक ही तत्व तो कई प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यही आपका क्या कहलाता है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। तो इस तरीक़े से हमने कितना गुण लिख लिया भाई, कितना लक्षण लिख लिया 3 लक्षण। चलिए एक आध लक्षण और देखते हैं हम लोग, है ना। ये देखो चौथा नंबर का लक्षण दिया है, तो प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के अपचायक गुणों में कमी होती है, जबकि ऑक्सीकरण जो गुण होती है उनमें क्या होती है वृद्धि होती है। वही बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है कि जब आवर्त सारणी में हम क्या करते हैं बाएं से दाएं चलते हैं, मतलब जैसे बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और हमारा क्या है नियान है, तो हम जैसे जैसे क्या करते हैं बाएं से क्या करते हैं हम लोग दाएं की ओर चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, वैसे वैसे अपचायक क्षमता क्या होती जाती है आपकी कम होती जाती है। अपचायक क्षमता का मतलब होता है ऑक्सीकरण जो संख्या है ना, ऑक्सीकरण। अपचायक मतलब इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता होती है, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है भाई गुणों में कमी आती है, जबकि ये ऑक्सीकरण नहीं है, ये ऑक्सीकारक है। ये क्या है हमारा ऑक्सीकारक लिखेंगे भाई, है ना, ये थोड़ा सा अभी प्रिंटिंग हो गया है, ये ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो हम दाएं से जब क्या करते हैं बाएं चलते हैं, तो उस स्थिति में क्या होते जाता है भाई हमारा ये जो आकार है क्या होते जाता है आपका छोटे होते जाता है, छोटा होते जाता है। उस स्थिति में इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता क्या होते जाता है आपका कम होते जाता है, ठीक है। अपचायक जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता क्या होता है कम होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता कम होना मतलब आपका इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जो है क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, वही क्षमता क्या कहलाता है आपका अपचायक कहलाता है। अपचायक की एक परिभाषा होता है, कोई दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन क्या कर दे आसानी से डोनेट कर दे, वही आपका अपचायक होता है। तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि दाएं से बाएं जाने पर आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती जा रही है कम होती जा रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम हो वो अपचायक गुण को प्रदर्शित करता है। तो बाएं से जब जाए जाते हैं तो अपचायक गुण में क्या होती जाती है आपकी कमी होती जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता क्या होती जाती है आपकी कम होती जाती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या होती जाती है आपकी बढ़ती जाती है। इसलिए ऑक्सीकारक गुण क्या होती जाती है भाई आपकी बढ़ती जाती है। तो आपका आवर्त सारणी में अगर हम क्या करते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो अपचायक जो क्षमता है कौन सा क्षमता है हमारा अपचायक जो क्षमता होता है उसमें कमी होती जाती है, और ऑक्सीकारक जो क्षमता है अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या होती जाती है बढ़ती जाती है। तो ये अपचायक मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, और ऑक्सीकारक मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। तो दाएं से बाएं जाने पर देने की क्षमता कम हो रहा है मतलब अपचायक क्षमता कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीकारक क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो ये आपका 4th पॉइंट क्या करता है इस गुण को प्रदर्शित करता है। चलिए 5th पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अधिकांश तत्वों के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या प्रकृति के होते हैं भाई अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधिकांश तत्वों के ऑक्साइड क्या होता है भाई हम इसकी बात करें, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कोई यौगिक बनाता है वो ऑक्साइड कहलाता है, ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए। जैसे
यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्साइड का, जैसे यहाँ पर दिया है कार्बन, है ना, मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, CO2 ना, CO को तो आपको जानते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। एक और जानते हैं आप, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना रहा है, मतलब ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ क्रिया करके यौगिक बनाए ना, वो सब ऑक्साइड कहलाता है। जैसे कार्बन के 2 ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक को मोनो बोलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 है ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड, 3 वाला भी होता है CO3 बोलते हैं, जिसको हम लोग कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? कार्बोनेट, कार्बोनेट कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मत बोलना, कार्बोनेट बोलेंगे तो ज़्यादा है। तो हमारे जो भी पी ब्लॉक के तत्वों के जो ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं? हमारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय इसलिए होते हैं भाई, अम्लीय प्रकृति आपको ऐसे देख के पता नहीं चलेगा, वो पानी के साथ क्रिया करने के पश्चात ये गुण को प्रदर्शित करता है, इस कारण से अम्लीयता को दर्शाता है। जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं पानी से क्रिया कर देता हूँ तब जा कर के उसका अम्लीय गुण मेरे को क्या होता है पता चलता है। ठीक है, जैसे CO2 प्लस क्या होता है हमारा H2O, तो ये मिल के बनाता है H2CO3, क्योंकि एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाता है तो ये हमारा बन जाता है H2CO3। तो वो जो यौगिक बना है इसका नाम कार्बेनिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? कार्बेनिक अम्ल। अगर आप इसमें समझ नहीं पा रहे हैं तो और भी उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं भाई। जैसे यहीं पर मैं बता देता हूँ, एक दिया है SO3 और दिया है H2O, इन दोनों से मिलकर बनता है H2SO3 बनता है, जिसे सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे क्या हैं, हमारे ये जो कार्बन है पी ब्लॉक के तत्व हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड लिखे हैं, सल्फर पी ब्लॉक के तत्व हैं, तो उनके ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं। इस वजह से पी ब्लॉक के तत्वों के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सब की प्रकृति क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, और अम्लीय प्रकृति उनके ऑक्साइडों को पानी में घोलकर ही प्राप्त करते हैं। भाई देखो वहाँ पर कार्बन पानी से क्रिया करके कार्बेनिक अम्ल दे रहा है, सल्फर ट्राईऑक्साइड मतलब SO3 पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल दे रहा है ना। उसी प्रकार आप ये लिख सकते हैं NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये अगर पानी के साथ क्रिया करता है तो ये नाइट्रिक अम्ल देता है, जिसका फार्मूला HNO3 होता है। तो कुल मिला के पानी के साथ ये क्रिया करके क्या बना रहे हैं? अम्ल बना रहे हैं। इसलिए इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं भाई? दर्शा सकते हैं। ठीक, ये हो गया 5वां। 6वां की बात करें तो सामान्यतः वर्ग में उपस्थित तत्वों की क्रियाशीलता नीचे से ऊपर की ओर या नीचे की ओर क्या होती जाती है? घटती जाती है। तो सामान्यतः वर्ग में उपस्थित तत्वों की क्रियाशीलता नीचे की ओर क्या होती जाती है? घटती जाती है। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर से क्या करते जाते हैं, नीचे आते जाते हैं, वैसे वैसे तत्वों की जो क्रियाशीलता है वो क्या होती जाती है? आपकी घटती जाती है। ये आप क्या कर सकते हैं? इसको भी इसके अंतर्गत रख सकते हैं। और लास्ट है वर्ग 18 में जो तत्व उपस्थित है उसे उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है हमारा? NH2 और Np 1 से 6 होता है। लेकिन हीलियम जैसे मैं आपको बता रहा था अपवाद है, जिनके अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हमारे जो 18वें समूह के 2 तत्व हैं, जिसमें आपको पहले भी लिखा हूँ मैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और ये हमारा क्या है? रेडान, ये सब 18वें समूह के क्या हैं? तत्व हैं। और इन तत्वों के अंतिम कक्षक में पूरा 8 इलेक्ट्रॉन क्या है? कंप्लीट है। इसलिए जो है नंबर न लिख के NH2 लिखते हैं, नंबर न लिख के N लिखते हैं, और 1 P में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भरता है भाई। कितना तक? 6 तक भरते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर क्या लिखते हैं हमारा? Np, है ना, 1 से 6, मतलब उसमें जितना भी तत्व आएगा, इसमें जितना भी तत्व आता है उनका अष्टक कंप्लीट रहता है। N क्यों रखे हैं? क्योंकि सब तत्वों के अंतिम कक्षक में N का मान चेंज होता है, किसी में 3 में जाता है, किसी में 4 में जाता है, इसलिए N चेंज हो सकता है जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। लेकिन हीलियम क्या है? अपवाद है। और 18वें समूह को शून्य समूह के भी नाम से जानते हैं, उत्कृष्ट गैस के भी नाम से जाना जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। और भी अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, जो हम आगे धीरे धीरे क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसके लक्षण क्या किए जा सकते हैं? बताए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया भाई? पी ब्लॉक के
तत्व। अब हम चलते हैं किसके पास, डी ब्लॉक के तत्व के पास। ठीक है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वैसा ही है, अगर आप उधर से आप अच्छा से समझते आ रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ओके। तो डी ब्लॉक के तत्व देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या होता है भाई, तो लिख सकते हैं वे तत्व, है ना, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, पहले जैसा है। तो डी ब्लॉक, है ना, हमको क्या देखना है, एलिमेंट्स देखना है, एलिमेंट्स देखेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, तो वे तत्व, वे तत्व, वे तत्व, वे तत्व जिनका या जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करने पर, लिखने पर, लिखने पर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन, है ना, यदि किसमें भाई हमारा डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम डी ब्लॉक के तत्वों को भी क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, है ना। यदि कोई तत्व है और उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी कक्षक में, डी उपकोष में प्रवेश करता है तो वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। ठीक है भाई, डी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। ये सब हम किसके आधार पर लिखते हैं, अब बाउ के नियम के आधार पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, स्केडियम का ही बात करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, तो इसका लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये होता है लास्ट में 3d1। तो यहाँ पर देखो कि आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है भाई, हमारा ये हमारा प्रवेश कर रहा है डी कक्षक में, डी उपकोष में प्रवेश कर रहा है। अतः स्केडियम जो होता है वो कौन सा ब्लॉक का तत्व होता है भाई, डी ब्लॉक का तत्व होता है। अब इसका जो है मैग्नीज का लिख सकते हैं भाई, है ना, मैग्नीज का 25 होता है, आप इसका भी लिख सकते हैं, है ना। और तो वैसे लिखने के लिए सभी को लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आपको भी लिखने के लिए कुछ देना चाहिए ना, तो मैग्नीज। और किसके आधार पर लिखेंगे आप लिखेंगे, अब बाउ के नियम आपको पता होना चाहिए, जो हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं भाई, तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, है ना। इसका 25 होता है, तो 1s2, फिर किस में जाता है, 2s2, फिर जाता है पी में। तो पहले आपको पूरा भरते जाना है, जितना इलेक्ट्रॉन पहले वाला मांगता है उतना देखते जाओ, है ना, बाद में बच जाए उसको छोड़ दो, लेकिन अब बाउ के नियम के अनुसार आपका अनुसार भरते जाना है भाई। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना होता है 6, 4s2 और 3d कितना हो जाता है ये 5। इसमें भी देखो हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 5 कक्षक में, मतलब डी कक्षक में प्रवेश कर रहा है। तो यदि हम किसी भी तत्व का क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और आने वाला इलेक्ट्रॉन यदि क्या करता है, डी उपकोष में अगर क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उस स्थिति में वो कौन सा ब्लॉक का तत्व कहलाता है भाई, डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिया। चूँकि आपको ये भी पता है कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको हम देखें तो डी जो सब सेल होता है उसमें टोटल 5 क्या होते हैं, कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। और आपको पता है एक जो कोष होता है, एक कक्षक होता है, उसमें जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया जा सकता है, भरा जा सकता है। इस कारण से डी जो हमारा क्या होता है, सब सेल होता है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भरा जाता है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन ही भरा जाता है। 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरा जा सकता है। तो इसी के आधार पर, किसके आधार पर, वो 10 इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही पूरे डी ब्लॉक को 10 वर्गों में क्या किया गया है, हमारा बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये कितना हमारा 10 वर्गों में बांटा गया है। और ये 10 वर्ग स्टार्ट होता है वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये होता है 12। तो वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं
उन तत्वों को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसको डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। कहाँ से कहाँ, तो वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 12 तक के जो तत्व हैं, समूह भी बोलते हैं वर्ग को, ना भी कंफ्यूज मत होना। तो वर्ग 3 से या समूह 3 से लेकर के 12 तक के जितने भी तत्व आते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं या डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर जितने भी हमारा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है। इसी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको, संक्रमण तत्व के भी नाम से जाना जाता है या संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसके पीछे रीजन ये बोलता है क्योंकि जो डी ब्लॉक के जो तत्व होता है वो एस ब्लॉक के तत्व जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, धनात्मक होता है ना, वर्ग 1 और वर्ग 2, और पी ब्लॉक के जो तत्व होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, उन दोनों के मध्य संक्रामी होता है, इसलिए इसे संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। तो ये तो संक्रमण तत्व से रिलेटेड कुछ क्या हो गया, बातें हो गया। अब हमको क्या करना है, इसके कुछ क्या देखना है, लक्षण देखना है भाई, है ना। जैसे पहले देख रहे थे, लक्षण लगभग वही रहता है जैसे पहले हम लोग देखे। इसमें पहला दिया है कि ये सभी धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं और इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सब के सब धातु होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। और आप जानते हैं धातु के जो गलनांक होता है, गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका जो गलनांक है और इनका जो क्या है हमारा क्वथनांक है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे लोहा को भी अगर हम क्या करते हैं भाई, पिघलाते हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं कैसा करके थोड़ा सा आग में लगाए और तुरंत पिघल गए, ऐसा नहीं होता है ना। उसको पिघलाने के लिए आपको को है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। यही वजह है कि उनका गलनांक क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है कि इनके डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं। तो आप तो पहले तो ये जान लेंगे कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, धातु हैं, और धातु होने के कारण इनके गलनांक क्वथनांक काफ़ी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक मतलब होता है पिघलना और क्वथनांक मतलब होता है उबलना। पानी उबलता है ना वो उसका क्वथनांक है, और कोई चीज़ पिघलता है ना वो कुछ क्या होता है, गलनांक होता है। तो पहला पॉइंट में आपको यही रखना है याद कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो सब के सब क्या है, हमारे धातु हैं। और धातु क्या होते हैं भाई, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं वो धातु कहलाते हैं। नहीं तो 10वीं की परिभाषा आपने पढ़ के आया है कि, या 11वीं क्लास में पहला लेसन में पढ़ा है कि धातु वे होते हैं जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, आघात वर्धनी होती है, तन्यता का गुण पाई जाती है ना। ये सब धातु के गुण होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व जितने भी हैं सब के सब क्या हैं, धातु हैं, और धातु होने के कारण गलनांक क्वथनांक इसके बहुत क्या हैं, ज़्यादा हैं। दूसरा, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। रंगीन यौगिक मतलब कलरफुल यौगिक बनाते हैं, या इन यौगिकों में रंग उत्पन्न करने का क्या होता है, गुण पाया जाता है। और ये सामान्यतः जटिल प्रकृति के क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अन्य तत्वों के साथ मिल करके कुछ यौगिक बनाते हैं जो रंगीन अवस्था को या रंगीन गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किसी भी तत्व का या तत्व के जो यौगिक होता है उनका जो कलरफुल जो गुण होता है, रंगीन जो गुण होता है, वो रंगीन गुण उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा या उनमें पाए जाने वाले जो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके उत्तेजित अवस्था पर निर्भर करता है। ये सारे आप डिटेल बाद में पढ़ेंगे भाई, है ना। इसमें डी कक्षक की बात कर रहे हैं क्योंकि हम डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो ये जो डी ब्लॉक होता है ना, इसका इस प्रकार से विपाटन होता है ना, ये हमारा इस प्रकार से विपाटन होता है। इसको T2G कहते हैं, इसको EG कहते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जा सकता है। उसके लिए कुछ ऊर्जा को अवशोषण करता है और बाकी ऊर्जा को क्या करता है, वो छोड़ देता है। तो उसी वजह से कलरफुल होता है। तो ये डिटेल हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप इतना ही जानो कि अधिकांश डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके यौगिक रंगीन होते हैं और जटिल होते हैं, ठीक है। ये भी पी ब्लॉक के तत्वों के जैसा क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मतलब एक ऑक्सीकरण अवस्था न दर्शा के एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और मैग्नीज तो ऐसा होता है जो कि आपका बहुत सारा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है भाई। सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसका होता है, मैग्नीज का होता है। ये +1 +2 +3 +4 +5 +6
और +7 इतना सारा क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चौथा नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, चौथा नंबर की बात करें तो चौथा नंबर में ये बोल रहा है कि इन तत्वों के जो यौगिक है सामान्यतः अनुचुंबकी प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं हमारे, अनुचुंबकी प्रकृति के होते हैं। अनुचुंबकी प्रकृति का मतलब जानते हो, अनुचुंबकी का मतलब ये होता है, क्योंकि हम डी ब्लॉक के क्या पढ़ रहे हैं, तत्व पढ़ रहे हैं, तो तत्व पढ़ रहे हैं, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अगर हम हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो यदि सभी कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरा ऐसे फुलफिल्ड होते हैं, मतलब जोड़ा में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से क्या होते हैं, पाए जाते हैं, मतलब पूरा भरे रहते हैं, तो उस स्थिति में वो प्रतिचुंबकी गुण को प्रदर्शित करते हैं। कौन सा गुण को, प्रतिचुंबकी गुण को प्रदर्शित करते हैं। और अगर मान लेते हैं यहाँ पर, मान क्या लेते हैं, होता है कि यहाँ पर अगर डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, उस डी ब्लॉक के तत्व में कोई भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखे, सिंगल मतलब ऐसा बिना जोड़ा के आपको दिखे, तो उसका मतलब क्या होता है, वो अनुचुंबकी गुण को प्रदर्शित करता है। तो अनुचुंबकी का मतलब क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहे, एक रहे चाहे दो रहे, वो हमेशा अनुचुंबकी गुण को प्रदर्शित करता है। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके यौगिक सामान्यतः कौन से गुण को, अनुचुंबकी गुण को प्रदर्शित करता है। अगर डी ब्लॉक आंशिक रूप से भरा हो या डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो अनुचुंबकी गुण को प्रदर्शित करता है। और ऐसा इलेक्ट्रॉन अगर डी कक्षक पूरा भरा हो तो वो प्रतिचुंबकी गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ये गुण डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है, पाया जाता है। एक पांचवा है हमारा, इनमें अन्य धातुओं के साथ मिल करके मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति होती है। मिश्र धातु मतलब क्या होता है भाई, आजकल हम लोग सोना का जो बहुत सारा आभूषण उपयोग करते हैं ना, वो प्योर नहीं होता है, प्योर सोना बहुत मुलायम होता है बोलते हैं। तो इसलिए सोना का जब भी आभूषण मिलाया जाता है उसमें अन्य जो धातु हैं, अन्य हमारे क्या है, हमारे धातु हैं, उन धातु का क्या कर दिया जाता है, कुछ अशुद्धि मिला दिया जाता है। जैसे सोना का फार्मूला AU होता है, तो सोना के फार्मूला AU है। जब सोना का आभूषण बनाया जाता है तो मान लेते हैं इसमें चांदी की कुछ मात्रा क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो जब सोना में चांदी की कुछ मात्रा मिलाते हैं तो इन दोनों धातु से बना यौगिक क्या कहलाता है, आपका मिश्र धातु कहलाता है। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्वों में भी मिश्र धातु बनाने का क्या होता है, गुण होता है, क्योंकि सोना चांदी किसमें का होता है, डी ब्लॉक के तत्व होता है। तो इस प्रकार से जो लक्षण है उसको क्या किया जा सकता है, जो है बताया जा सकता है। तो 4-5 लक्षण इसमें हम लोग देख लिए, ये किसके लक्षण है, हमारे डी ब्लॉक के लक्षण होते हैं। तो इस तरीक़ा से जो है लक्षण लिख करके डी ब्लॉक के तत्वों को क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इस क्लास में इतना ही करते हैं, और आने वाले जो क्लास है उसमें हम लोग जो है आगे ए ब्लॉक के तत्व देखने वाले हैं भाई। ठीक है।